एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज क्लास 9 का फिजिक्स का लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं। हम लोग क्यों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि हम लोग ये लेते हैं, कंसीडर टू पार्टिकल्स। हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, अभी दो पार्टिकल्स ले रहे हैं। तो दो पार्टिकल्स लिया हूँ, मैं मानता हूँ ए लिया हूँ और बी लिया हूँ। तो इसको बोलते हैं ना, ये एक साथ रहेगा, हमेशा एक साथ रहेगा। क्या, इसको मैं ग्रुपिंग कर दिया हूँ। ग्रुप ऑफ दीज टू पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे दो पार्टिकल्स लिया हूँ, मैं दो से अधिक भी ले सकता हूँ, फिर उसको मैं क्या बोलूँगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलूँगा। जैसे आप यहाँ पे यू में कंसिडर मोर देन टू पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स आप लेंगे यहाँ पे ए बी सी डी डॉट और भी पार्टिकल्स, इसको क्या कहेंगे, तो आप जितने ही पार्टिकल्स लेंगे आप कहेंगे कि इसको मैं ग्रुपिंग कर दिया और बोल दिया कि ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या, ग्रुपिंग कर दिया। जैसे कि दो व्यक्ति का है ना, एक होम है, होम के अंदर में आप दो व्यक्ति रह रहे हैं, एक उसी तरह से क्या कर दिया, मैं ग्रुपिंग कर दिया इसका। तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि जो भी लेन देन होगा तो इसके बीच का लेन देन होगा, ए और बी के बीच का लेन देन होने वाला है। लेन देन मतलब ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। इसमें क्या है, ए बी के ऊपर, बी ए के ऊपर, बी सी के ऊपर, सी बी के ऊपर, इस तरह का फोर्स लगाएगा। ये मतलब आपस में लेन देन करेगा, कोई अलग से कोई फोर्स लगाएगा नहीं। कहने मतलब ये है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेने का इसका इंटेंशन ये है कि ये इसके बीच का जो फोर्स है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर कोई फोर्स अप्लाई होगा इसको बोलेंगे कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, अगर अप्लाई होगा। अगर अंदर में ही ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरनल फोर्स है। ए बी के अगर यहाँ पे अधिक, दो से अधिक पार्टिकल्स लिया हूँ, इसका मतलब ये है कि इसके बीच का जो फोर्सेस होगा उसको बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस। अगर अलग से इसके ऊपर, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर अलग से अगर फोर्स लग रहा है उसको बोलूँगा एक्सटर्नल फोर्सेस। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाई वी आर कंसिडरिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें क्या है कि इसको, और इसमें क्या है कि इस तरह से हम इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा आसानी होगा। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको इसके बारे में लिखता हूँ, इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, अभी इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, A exerted the force on B, the force exerted by B on A are called internal forces.
इंटरनल फोर्सेस, इसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं। इसके अलावा कोई फोर्स होगा, वी कैन राइट हियर आल्सो, अदर देन these forces are called external forces, इस तरीक़ा से जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको मैं लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अब क्या करते हैं, इसका जो नियम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब उसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं कि इसके रिगार्डिंग हम क्या लिख सकते हैं। इफ़ द, वी कैन चेंज द कलर, if the net external force on a system of particles is 0, the linear momentum of the system remains constant, इसी बात को मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ। इसमें ये बोल रहा है कि अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, तो लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो। उसके बाद यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, इसको और मैं इसके रिगार्डिंग कुछ और लिखना चाहूँ, इसको मैं ये भी इसके साथ में मैं ये लिख सकता हूँ, जो इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस तो है, तो इंटरनल फोर्सेस के चलते जो है पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरनल फोर्सेस क्या चेंज कर रहा है, इंटरनल फोर्सेस जो भी सिस्टम के अंदर में ए बी सी है उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है। ए का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, बी का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, इस तरीके से चेंज होगा लीनियर मोमेंटम, लेकिन होल ऑफ लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं यही लिखने वाला हूँ, इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज the linear momentum of the system, cannot change the linear momentum of the system उसके बाद हम ये भी लिख रहा हूँ, इंटरनल फोर्सेस कैन change the momenta of different particles
in this system, in this system, in this system, but not the total momentum of the system, but not the total momentum of the system, of the system. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इससे ही इसका मतलब टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है। अगर एक चेंज होगा दूसरा के, एक अगर इंक्रीज़ करेगा, एक का मोमेंटम इंक्रीज़ करेगा तो दूसरे का मोमेंटम डिक्रीज़ कर जाएगा। इसका मतलब वी कैन राइट हेयर, इफ़ द मोमेंटम of one particle is increased that of some other some other particles must decrease to keep the total momentum of the system constant, to keep the total momentum of the system constant. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ, इंटरनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, और इंटरनल फोर्स जो है उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उससे क्या होगा इफ़ेक्ट, ये सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अब उसके बाद जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम from Newton's law of motion, from Newton's law of motion। ये है, इसको जो है हम लोग करते हैं कैसे रहता है ये लीनियर मोमेंटम, किस तरह से रहता है कंजर्व, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है ए, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, और स्ट्रेट लाइन में जा रही है। जैसे यहाँ पे है एक बॉडी है ए, सॉरी, और ये है दूसरा बॉडी।
इसका मास मान लिया ए m1 मास का, ये m2 मास का है, और ये बॉडी ए है और ये बॉडी है बी, और इसका जो इनिशियल स्पीड है u1 है और इसका u2 है, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे हम मान रहे हैं u1 इज़ ग्रेटर देन u2, u1 इज़ ग्रेटर देन u2। ये चीज़ माना हूँ। अगर ये नहीं मानूंगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे से नहीं टकराएगा, तो इसलिए मैं माना हूँ u1 आगे चल के u2 ए मतलब बॉडी ए आगे चल के बॉडी बी से टकराएगा, कहने मतलब ये है। तो यहाँ पे और मैं ले रहा हूँ इस तरह से दोनों आया। टी नॉट टाइम के मतलब जो रेंज ऑफ टाइम ले रहा हूँ वो रेंज ऑफ टाइम कर सकते हो। ये जो टाइम ऑफ कोलिजन है ना, जब तक कांटेक्ट हो रहा है वो टाइम है टी नॉट। उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों सेपरेट हो जा रहा है। तो ये ए है और ये बी है। ए क्या करेगा, बी को मारेगा धक्का, ए जो है, और ये भी मान लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन जो है ए बी डायरेक्शन, इसको मानता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसके अपोजिट है उसको मानता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। ये चीज़ है। फिर आगे चल के क्या होगा, दोनों अलग हो जाएगा। साइज छोटा बड़ा हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ये हो रहा है, तो ये ए है और ये बी है, और ये जो है आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी हो गया v1 और इसका वेलोसिटी हो गया v2, और इधर मूव कर रहा है। थोड़ा छोटा बन गया, ये b है, इसका m1 मास है, इसका m2 मास। अब ऐसे इसका साइज को देख के आप ये मत अंदाज़ लगाइए कि ये मतलब ये बड़ा था, ये छोटा कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं सोचना है। ये m1 का है, ये मास m1 है, ये फिर ये मास m1 है, सेम ऑब्जेक्ट इज सेम, ये भी ऑब्जेक्ट ए है, ये भी ऑब्जेक्ट ए है, ऐसे सोचना है। उसके बाद हम क्या करें कि जो ए है, ए क्या किया, बी के ऊपर फोर्स लगाया, बी के ऊपर फोर्स लगाया तो इस साइड फोर्स लगाएगा एफ। अब देखिए अब क्या करना है, बी के ऊपर फोर्स लगाया। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार बी क्या करेगा, ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस एफ लिख सकता हूँ इसको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो मैं यहाँ लिया हूँ। आई होप यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इसका कितना लीनियर मोमेंटम है। तो आपको आप पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो इसका जो है कितना लीनियर मोमेंटम है उसको लिख लेता हूँ पहले। टोटल, ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि P1 है, टोटल लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ से मैं P1 लिख सकता हूँ क्या, m1 u1
प्लस m2u2, मैं इसका लिखा हूँ, ये इसका मैं लिखा हूँ अभी, ये जा रहा था तो इसका कितना ले रहे हैं मोमेंटम है, ये मैं लिखा हूँ अभी, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये इंटरनल फोर्स जो लगा है, आपको पता है कि इंटरनल फोर्स के चलते इसका लीनियर मोमेंटम चेंज जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब उसी को देखना है कि ओवरऑल लीनियर मोमेंटम चेंज होता है कि नहीं होता है। यहाँ क्या है, हियर F and -F forces are internal forces, जैसा आपको मैंने बताया। ड्यू टू internal forces individual momentum of the object has changed। और यहाँ पे क्या लेता हूँ, जो टी नोट है, आपको बताया था कि टी नोट जो है एक स्मॉल टाइम है, टू ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। टी नोट क्या है, टू ऑब्जेक्ट, कौन सा टू ऑब्जेक्ट, ये ए और बी, ये जो कॉन्टैक्ट में रहा है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाट इज टी नोट, टू ऑब्जेक्ट विल remain in contact for a short time, ये है टी नोट। और क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है? हाँ भाई, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है ना। तो इसके ऊपर कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको भी लिखते हैं। एक्सटर्नल फोर्स, वो तो आपको जो है लिखना ही पड़ेगा ना। तो कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है? अर्थ पुलिंग डाउन बाय द फोर्स m1g। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसके बारे में लिख रहा हूँ। सेम केस इसके बारे में भी होगा, बी के बारे में भी होगा। तो अर्थ पुलिंग डाउन बाय द फोर्स m1g। उसके बाद जो टेबल है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर के तरफ। ये जो है मतलब जो है क्या बोलते हैं, जिस टेबल के ऊपर है लिखा हुआ, जो रखा हुआ, ये क्या करेगा, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा n1। तो इस केस में क्या होगा, n1 इज नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये आपको समझ में आया होगा, n1 इज दी नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो बॉडी है m1, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ना तो ये नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, m1g जो है वो n1 के इक्वल हो जाएगा। m1g जो होगा वो n1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये
दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो एटलास क्या ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। आई होप यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि टू फोर्सेस, वी कैन राइट आल्सो फॉर योर कन्वीनियंस, टू फोर्सेस balance each other so that the total external force on A is equals to 0। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, B के ऊपर भी सिमिलरली टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन B इज इक्वल टू 0। टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन B इक्वल्स टू 0। क्या कि ऐसा ही वो भी है केस। इसका मतलब क्या, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी इक्वल 0, ये भी हो सकता। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। यहाँ से मैं यह बोल सकता हूँ, हैंस नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। इसका मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका कोई यहाँ पे मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया 0। तो अब बचा सिर्फ इंटरनल फोर्स। तो उस इंटरनल फोर्स के चलते कितना उसमें जो है एक्सेलरेशन कितना होगा, ये निकालते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा ना, जो इंटरनल फोर्सेस है इसके चलते ए में कितना एक्सेलरेशन होगा, बी में कितना एक्सेलरेशन होगा, ये चीज़ निकालना है हमको। इस फोर्स के चलते कितना एक्सेलरेशन होगा ये निकालना है हमको। तो इस फोर्स के चलते कितना एक्सेलरेशन होगा वो हम निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए ड्यू माइनस एफ फोर्स। तो A1 हो जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू माइनस एफ। आप जानते हैं ये फॉर्मूला। तो A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 माइनस U1 अपॉन T0 इज इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन M1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M1 V1 माइनस M2 सॉरी यहाँ पे मैं M1 ही होगा ना, M1 U1 इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू T0, ये लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन 1 मान लेता है, इसको इक्वेशन 1 है। और उसके बाद फिर और मैं इक्वेशन 2 जो लिखना हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ B ड्यू टू प्लस एफ फोर्स, एफ फोर्स इसके चलते
कितना एक्सेलरेशन होगा, a2 लिख दूंगा F/m2, और a2 को क्या लिख सकता हूँ, v2 माइनस u2/t0। उसके बाद F/t0 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको जोड़ देना है। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये जो कि माइनस F/t0 है और यहाँ F/t0 है, ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अरेंज कर देना है। u1 जो है, u1 का टर्म एक साथ रख लेना है यहाँ पे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये जो m2 u2 m1 u1, ये क्या है, v1 है। यही तो निकाला था मैं स्टार्ट में, आपको मैं एक बार दिखा रहा हूँ। ये यू कैन सी हेयर, यही है p1। और क्या ये इसके इक्वल आ गया, ये क्या है, p2 है। m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या हो रहा है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन, ये तो है अपॉन, क्या अपॉन कुछ नहीं, ये हो गया। इसको ये एक तरह से, ये क्या हो गया, p2 हो गया, ये हो गया p1 हो गया। तो यहाँ से मैं ये p2 जो आया है, p2 क्या है, p2 क्या, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द इंटरवल t0, लीनियर मोमेंटम of the system after the interval t0, after the interval t0। तो इसका मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम रहा कांस्टेंट, इंडिविजुअली चेंज जरूर हुआ लेकिन ओवरऑल कांस्टेंट रहा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains constant। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, आप और अपना फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं।
आई होप जितना मैं एक्सप्लेन किया हूँ और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।